अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज के पुरजोश खिताब की और इसमें मौजूद पैगामात की। वजीराबाद में रैली से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि लोग सिलेक्टर्स को बुरा कहते हैं तो बुरा मुझे लगता है। इदारा तो आखिर हमारा ही है, आपसे बड़ी गलती हो गई, इस बार माफ किया, दोबारा ऐसा ना करना। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने 225 अरब रुपए का आटा चोरी करके खा लिया। चोरों और डाकुओं के गैंग से मुल्क को निजात दिलाएंगे। सारा पाकिस्तान रोंदा पे आजे, रोंदा पे आजे। जब महंगाई होती है तो लोग सिलेक्टर्स को कहते हैं साडे सिर पे तानू बिठान वास्ते होई सौगात मिली सी। मैं भी सिलेक्टर्स नू कहना चाहनी हाँ कि चलो साडे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण गलती फिर कदी ना करिया जे। सिलेक्टर्स नू जदों लोग बुरा भला कहंदे ने मैनू बुरा लगदा है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। मुल्क रुल गया, मुल्क ख्वार हो गया, लेकिन सिलेक्टर्स, मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ। अपना काम करो, आइन ने ताड़े जिम्मे लाया वो काम करो। सिलेक्टर्स नू कहना चाहते हैं कि हुन आराम है। 225 अरब का आटा चोरी करके ये इमरान खान खा गया। ये जो चोरों और डकैतों का गैंग पाकिस्तान को पड़ गया है ना, चोरों और डकैतों के टोले से मुल्क को निजात दिलानी है इंशाअल्लाह। इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम में PDM को निशाने पर रख लिया। शिबली फराज का कहना था कि अवाम ने PDM और ज़ाती मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का लीगी एजेंडा मुस्तरद कर दिया है। PDM का जल्द से मनसूख करना साबित करता है कि ये सियासी कन्फ्यूज्ड है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान की करप्ट निज़ाम के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। अपोजिशन लाख जतन कर ले, अवाम किसी तहरीक के साथ हैं न होंगे। लंदन में इलाज के लिए मुकीम मियां नवाज शरीफ अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद कल ख़त्म हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं की जाएगी। वो पाकिस्तान आना चाहें तो दरख्वास्त दें, उन्हें एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। मगर नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे ने हंगामी सफरी दस्तावेज़ के लिए हाई कमीशन से रुजू नहीं किया है। बेवतन, जिला वतन या वापस वतन। 1.25 साल से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे? साबिक वजीर आजम के पासपोर्ट की मियाद कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं होगी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है या नहीं करना? उसने कहा नहीं करना। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। शेख रशीद ने समा के प्रोग्राम सवाल में ये भी कहा था कि नवाज शरीफ दरख्वास्त दें तो उन्हें वतन वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किया जा सकता है। और सुबह है एम्बेसी में, सुबह उसको चिट दे देंगे। वज़ीर दाखिला की पेशकश के बावजूद नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान कहते हैं कि पासपोर्ट मनसूखी के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना गैर कानूनी हो जाएगा। ताहम बरतानवी कवानीन के माहिरीन के मुताबिक बरतानवी हुकूमत उन्हें बगैर पासपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रहने की इजाज़त दे सकती है। नवाज शरीफ तिब्बी बुनियाद पर मजीद क़याम करना चाहें तो सियासी पनाह के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बरतानिया गए थे मगर वापस नहीं आए। हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत भी लिख चुकी है। लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं, नवाज शरीफ को जब मुल्क आना होगा आ जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, उनको बीमारी का झूठ बोलते हुए भी खौफे खुदा नहीं आया।
नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने का आखिरी दिन। सवाल हुआ तो लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पासपोर्ट मिले न मिले नवाज शरीफ पाकिस्तानी थे और हैं और रहेंगे। जब वो पाकिस्तान आने की उनके सेहतियाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। पासपोर्ट की क्या हैसियत है, लेकिन जब नवाज शरीफ को इंशाल्लाह मुल्क आना होगा, आएगा, हम देखते हैं कौन रोकता है इसको आने से। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को झूठा करार देते हुए उन पर सख्त तनकीद की। नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, इनको खौफे खुदा भी नहीं है और अल्लाह के कहर से भी इनको कोई डर नहीं लगता कि ये बीमारी का झूठ बोलते हैं। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में जाकर कौम का मजाक उड़ाने वाली हरकतें की, कभी पिज्जा खाते हुए तो कभी कॉफी शॉप पर नजर आए। आपसे मरियम नवाज नहीं संभलती, नवाज शरीफ को वापस ले आए तो क्या बनेगा? मरियम नवाज ने हुकूमत के सामने सवाल रख दिया। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहकर इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतजिर थे, तब मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा क्या कहती थी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरावाला रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने बड़े बड़े दावे भी किए। मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती, नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? खुद को और अपने वालिद को संभालने से मुताल्लिक हुकूमती सलाहियतों पर सवाल उठाने वाली मरियम नवाज को शायद ये वक्त याद नहीं। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। डॉक्टर्स समझते हैं कि एक और बाईपास की जरूरत है। मियां साहब की जिंदगी पूरी कौम की अमानत है और अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए। उनकी जिंदगी इस वक्त बहुत जरूरी है। लीगी रहनुमा का कहना था कि उन्हें भी इलाज के गर्ज से बाहर जाना है, मगर हुकूमत से रहम की अपील नहीं करेंगी। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकालें। मगर मरियम शायद ये भूल रही हैं कि वो बहुत पहले से बाहर जाने की मुंतजिर हैं। मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लीगी रहनुमा का ये भी कहना था कि हुकूमती सतह पर उन्हें बाहर भिजवाने की बातें शुरू हो चुकी हैं। मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। आगे देखिए, आपे से बाहर मत वाले। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि मरियम नवाज़ की बीमारी का नाम इक़्तिदार की हवस है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोली, मरियम नवाज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मुमकिन है कि मरियम को चेहरे की सर्जरी की ज़रूरत हो। क्योंकि अब हाम रखा है, अब इस सर्जरी का पता नहीं। डॉक्टर होते हुए मैं समझती हूँ कि वो असाबी दबाव में है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इस वक्त वो डिप्रेशन और नफ्सियात की मरीज़ा बन गई हैं। बीमारी का नाम ही इक़्तिदार है। इक़्तिदार पाने के लिए हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। जलसों में उनको मतलूबा नताइज ना मिल सके, ब्रेन की सर्जरी करनी है, आंखों की सर्जरी कराना चाहती हैं, या दिल के अंदर इमरान खान की नफरत है उसको निकालने के लिए हार्ट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहती हैं। ये उन्होंने देखना है। चेहरे की सर्जरी कराती रही हैं, हो सकता है कि अब तारीख ड्यू हो गई हो और वो भी डेंटिंग पेंटिंग की उनको ज़रूरत पड़े। इंतखाबी मुहिम के दौरान मतवाले आपे से बाहर हो गए। मरियम नवाज के काफिले में शामिल डंडा बरदार फोर्स वजीर आजम के फैना फ्लैक्सेस फाड़ती रही। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की गई। लीगी कारकुन रैली में शेर भी लाए। वजीराबाद में मुस्लिम लीग का पावर शो, मतवाले आपे से बाहर हो गए, कानून की धज्जियां उड़ा दी। लीगी कारकुन रैली में शेर ले आए, जंगली जानवर को गोद में उठाकर नारे भी लगाए गए। ट्रैफिक को ब्लॉक किया, अहलकार सड़क खुलवाने आए तो लीगी कारकुन उनसे भी उलझ पड़े। हद तो ये है, मरियम नवाज के काफिले में शामिल
डंडा बरदार फोर्स सियासी हरीफों के पैनाफ्लेक्स फाड़ती रहीं, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं। डीजी WWF हमाद नकी खान कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने कानून की खिलाफ वर्जी की, महकमा वाइल्ड लाइफ जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी एक्शन ले। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी और जो पाकिस्तान के भी कवानीन हैं और जो गाइडलाइंस हैं बिग कैट्स और इन एनिमल्स के लिए, इसलिए ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इनको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। आगे जानिए, वोट किसी को नहीं दूंगा, लेकिन इससे पहले सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सरदाती रेफरेंस पर समाअत के दौरान बॉल सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जाती दिखाई देने लगी। अदालत ने चीफ कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन मेंबरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस पर पाकिस्तान और सिंध बार कौंसिल की राय को मायूसकुन करार दे दिया। बोले, सिंध हाई कोर्ट बार ने रेफरेंस को बदनीयती करार दिया था। अदालत से राय लेना बदनीयती कैसे हो सकती है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, बार कौंसिल्स ने अपनी करारदादे जजेस को भी भिजवाई। मुकदमा सुनने वाले जजेस को करारदादे भिजवाना प्रोफेशनल रवैया नहीं। वाज़ेह करना होगा कि बार कौंसिल्स का काम कहां खत्म और अदालत का कहां से शुरू होता है। मजीद कहा, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन शफाफियत यकीनी बनाने का कहता है तो इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से बाइख्तियार है। इंतखाबी अमल में करप्शन रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। 40 साल में कितने सेनेटर्स वोटों की खरीदो फरोख्त पर नाअहल हुए? इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या स्कीम बनाई? अदालत के सवाल पर वकील इलेक्शन कमीशन खामोश। अदालत ने करप्शन रोकने की स्कीम के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के एमएनए आमिर लियाकत ने हफीज शेख को सेनेट में वोट देने से साफ इनकार कर दिया। प्रोग्राम नया दिन में बोले, हफीज शेख का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पहले पार्टी में आए, हल्फ उठाएं, फिर सेनेट के लिए वोट की बात करें। मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूंगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूंगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। तो आमिर लियाकत तो कहते हैं कि वो वोट नहीं देंगे, लेकिन कराची, सांगड़ और पिशीन के आवाम वोट देंगे। कल अपना उम्मीदवार चुनेंगे। 3 हल्कों में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। कराची का हल्का PS 88 मली। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जहां पीपल्स पार्टी ने मरहूम के बेटे यूसुफ बलोच को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के जान शेर जुनेजो और MQM के साजिद अहमद हैं। तमाम इंतखाबी सामान पुलिस की निगरानी में पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया गया है। आज हमने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और उनके साथ जो सीनियर AP उनको यहाँ बुलाया हुआ है। अपने अपने मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वो सामान लेके जाएंगे पुलिस की निगरानी में। सिंध का एक और हल्का PS 43 सांगड़। यहाँ पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली और PTI के मुश्ताक जुनेजो में मुकाबला होगा। 132 पोलिंग स्टेशंस में 34 हसास और 37 इंतहाई हसास हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के जाम मदद अली के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बलूचिस्तान का हल्का PB-20 पशीन 3। JUI के अजीजुल्लाह आगा PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जिनका तगड़ा मुकाबला बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असमतुल्लाह तरीन से होगा। 3 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 91 हसास हैं। ये नशिस्त सैयद अफजल आगा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। मुल्क व कौम की तकदीर नौजवान नस्ल की तालीम पर मुनहसर होती है, लेकिन अगर ये तालीम याफ्ता नौजवान मायूसी का शिकार होकर मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाएं तो कौम जवाल पजीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कराची के साथ। देखते हैं अहमद रहमान खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची के पढ़े लिखे नौजवान टारगेट कैसे बने? क्या चीज थी जिससे उन्हें किताबें छोड़कर असला उठाने पर मजबूर किया? आखिर क्या हुआ कि उन्होंने डिग्रियां होने के बावजूद लोगों पर डिग्री किया? ऐसी क्या बात कि उन्होंने पढ़ाई के लिए टॉर्च जलाने के बजाय अपने टॉर्च चलाना शुरू कर दिए। तो चले इस शहर के लोगों और इस शहर के साथ क्या हुआ।
आपको दिखाते हैं। कराची जिसमें 80% आबादी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, हर तरफ सुकून था। इल्म और अदब की महफिलें होती थी। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद यहाँ बाजारों में खरीदारी करती नजर आती थी। बदनाम तो नहीं होगा। 100 से ज्यादा सिनेमाज में फिल्म देखने वालों की लाइनें लगी रहती थी। आराम तो नहीं हुआ। ऐसा था कराचियों की बड़ी तादाद यहाँ बाजारों में खरीदारी करती नजर आती थी। तारीख दान आरिफ हसन 100 से ज्यादा सिनेमाज में शाम और देखने वालों की लाइनें लगी रहती। पुराना कराची गली गली याद है। ऐसा था कराची। बहुत खूबसूरत शहर था। तारीख दान आरिफ हसन। अच्छा अजब बात है, बहुत दिलचस्प बात और शकील आदिलजादा साहब को मौसम जो पुराना कराची गली गली याद है। यानी यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती। खूबसूरत शहर था, बड़ा पुरसुकून। अच्छा अजब बात है, बहुत दिलचस्प बात। कराची एलीट का शहर था। मौसम जो था गरीबों का शहर भी बड़ा नरम था। हालांकि गरीब बहुत रहते थे। यानी यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती। कोई 136 सिनेमा थे 1978 79 तक। कराची एलीट का शहर था बेशतर। लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि कराची के साथ क्या हुआ। बहुत थे कराची में, कोई 136 सिनेमा थे। इस शहर के लिए असला कभी भी नया नहीं रहा। साल 1968 के बाद सवाल आता है इदारों में कराची के साथ क्या पंजे गाड़ चुका था। इस शहर के लिए 1978 को नया नहीं रहा। पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब वक्त बदला। 1968 के बाद से और तालीमी इदारों में भी गन कल्चर अपने पंजे गाड़ चुका था। 40 साल से सहाफत से वाबस्ता खुर्शीद तनवीर साहब 11 जून 1968 कराची के तालिब इल्म थे। महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब वक्त बदला। उसने पहले भी बहुत सारी बदमाशी मिल गई है। जब एमकेएम आई, एपीएमएस 40 साल से सहाफत से वाबस्ता खुर्शीद तनवीर साहब भी उस वक्त जामे कराची के तालिब इल्म थे। इस्लामी जमीयत तलबा, ये वो वक्त था जब जामे कराची में असला बोरियों में भर कर आया करता था। जब एमकेएम आई, एपीएमएस से आई, तो वो सारे वाकयात के अहम शाहिद सीनियर सहाफी आमिर जिया भी हैं। ये वो वक्त था जब जामे कराची में असला बोरियों में भर कर आया करता था। जो है बड़ा मजबूत होकर सामने आई थी। और मुझे मतलब ये आंखों देखी बात है कि माशाल्लाह इन वाकयात के अहम शाहिद सीनियर सहाफी आमिर जिया भी हैं। जामियात के अंदर जो है पीसफुल वॉइसेस को, डेमोक्रेटिक वॉइसेस को, जैसे शहर की सियासत बदली, जमीयत जो है और नई यहाँ पर पावर आने लगी तो तहरीक एमक्यूएम का रही। आंखों देखी बात है कि माशाल्लाह बोरियों में भर के असला आता था। एपीएमएसओ का पौधा जल्द दरख्त बना और 18 मार्च 1984 महाजिर कौमी मूवमेंट बनी। शहर में सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेज खोले गए। ये वो वक्त था जब शहर बदल रहा था। अब कानून सबके लिए बराबर नहीं था। का पौधा जल्द दरख्त बना और 18 मार्च 1984 महाजिर कौमी मूवमेंट बनी। शहर में सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेज खोले गए। ये वो वक्त था जब शहर बदल रहा था। अब कानून सबके लिए बराबर नहीं था। मगर दुनिया में कहीं सुना है कि किसी सियासी जमात को सेक्टर इंचार्ज होता है, यूनिट होता है, यूनियन होता है, यूनियन काउंसिल होता है। यही तरीक़ाकार है ना, सेक्टर इंचार्ज तो नहीं होता है। बेईमानी तो खैर पहले ही थी। साबका यूनिट इंचार्ज ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें बताया कि सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेज में नौजवानों के लिए हफ्तावार क्लासेस हुआ करती थी, जिनमें लड़कों के जज्बात को उभारा जाता था। साबका यूनिट इंचार्ज ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें बताया कि सेक्टर्स और यूनिट ऑफिसेज में नौजवानों के लिए हफ्तावार क्लासेस हुआ करती थी, जिनमें लड़कों के जज्बात को उभारा जाता था। फिर शहर में तरतीब से होने वाले वाकयात, बुशरा जैदी ट्रैफिक हादसा, औरंगी टाउन, सोराब गोट और हैदराबाद की फसादात के बाद नौजवान नस्ल को मजीद मनफी सोच की जानिब राग़िब किया गया। ये जो फिर शहर में तरतीब से होने वाले वाकयात, बुशरा जैदी ट्रैफिक हादसा, उनको कंडक्ट किया गया, औरंगी टाउन, सोराब गोट और हैदराबाद की फसादात के बाद नौजवान नस्ल को मजीद मनफी सोच की जानिब राग़िब किया गया। ये जो एथनिसिटी के झगड़े थे उसने कराची को, और जिस तरह से उनको कंडक्ट किया कराची के नौजवानों को कत्ल वारत के जरिए धमकाने से
जान के दिलों में नफरत बिठाई, बम फाड़ वो भी झूठी नफरत। एमकेएम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया था। उसने कराची को तबाह किया, पहला उसने कराची के नौजवानों को जाहिल बनाया, बेताज बादशाह थे, ताकत उनके दिलों में नफरत बिठाई और वो भी झूठी नफरत। एमकेएम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया था, अकल से नहीं मिलती। माजी में इसी तंजीम से वाबस्ता अफराद कहते हैं साल 2000 के बाद से रहनुमा अवाम और कारकुनान की बेहतरी का सोचने के बजाय पैसे जमा करने में लग गए थे। ये पढ़ाई से नहीं मिलती, अकल से नहीं मिलती। माजी में इसी तंजीम से वाबस्ता अफराद कहते हैं साल 2000 के बाद से रहनुमा अवाम और कारकुनान की बेहतरी का सोचने के बजाय पैसे जमा करने में लग गए थे। मरकज के साथ हिसाब किताब में चल रही थी, सिर्फ ये है कि बंदर का खेल हो रहा था, कौन सा प्लॉट किसको देना है, कहाँ से कहाँ करना है, सारी चीजें कुछ भी नहीं था, कोई किसी से हिसाब किताब में चल रहा था। अमीनुल हक गुज़िश्ता 35 सालों से एमक्यूएम से वाबस्ता हैं। वो एमक्यूएम के बारे में कही गई बातों को यकसर मुस्तरद करते हैं। कितने फीसद लीडरान ने पैसा बनाया? मैं समझता हूं कि हार्डली लेस देन अमीनुल हक गुज़िश्ता 35 सालों से एमक्यूएम से वाबस्ता हैं। वो एमक्यूएम के बारे में कही गई बातों को यकसर मुस्तरद करते हैं। कितने फीसद लीडरान ने पैसा बनाया होगा? साबका एमक्यूएम वर्कर मोहम्मद सलमान ने भी इस तंजीम को 25 साल दिए, लेकिन बदले में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। 2 जवान भाई मारे गए। साबका एमक्यूएम वर्कर मोहम्मद सलमान ने भी इस तंजीम को 25 साल दिए, लेकिन बदले में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल हुआ, असला दे दिया, 2 जवान भाई मारे गए। इसके साथ ये कर दो, उसके साथ ये दिया हमें एमक्यूएम, बस ये करवा। पढ़ना था हमें, पढ़ाई हमें चालू रखनी थी अपनी, मगर इन लोगों ने करनी नहीं। हार्डवेयर इंजीनियर था मेरा नहीं, बड़ा भाई, क्या करोगे पढ़ कर, असला दे दिया हाथ में, जाहिल रहते। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक सिंध मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, जो न सिर्फ भारत में मुकीम है बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर कराची में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये भी साल 1996 में APMSO का चेयरमैन वाले इदारों के मुताबिक सिंध मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, जो न सिर्फ भारत में मुकीम है बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर कराची में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये भी साल 1996 में APMSO का चेयरमैन था। बानी एमकेएम का ये बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने नौजवान नस्ल को असला खरीदने की तरगीब दी और अपने मसाइल के हल के लिए कलम और किताब का सहारा लेने के बजाय असले का सहारा लेने का कहा। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई और ऐसे और जब कार्रवाई की गई है। दिल इतना खुल गया कि कराची छोड़े लंदन में भी कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन वहाँ कदम कदम पर लगे कैमरों ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा दिया। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में भी मुलव्विस नौजवान पढ़े लिखे थे। मोहसिन अली दिल इतना खुल ग्रेजुएट कि कराची छोड़े लंदन की जामिया में इसी गर्ज से दाखिला दिलवाया गया कि वो वहाँ जाकर कैमरों ने डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर सके। तारीखदान कहते हैं कत्ल में भी उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात बनने वाले एमक्यूएम ने अपनी मनफी सियासत से और इन्हें लंदन की जामिया में इसी गर्ज से दाखिला दिलवाया गया कि वो वहाँ जाकर डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर सके। तारीखदान कहते हैं कि उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात बनने वाली एमक्यूएम ने अपनी मनफी सियासत से बहुत नुकसान पहुँचाया। दो नस्लों के तमाम चीजें, पंजाबियों के साथ झगड़ा किया, उसके बाद बलूचों के साथ झगड़ा किया, है ना, इसकी उम्र 35 साल 40 साल, उसके बाद इसको हम रहते हैं, जहाँ हमारी नस्ल को रहना है, दफन होना, सिंधियों के साथ झगड़ा किया, है ना, ये तमाम की तमाम चीजें। इसका अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे आने वाली जो नस्ल थी, है ना, जिसकी उम्र अब 35 साल 40 साल, वो ये उसको भुगत रही है। उनके लिए सिंध हुकूमत में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है। वो दुकानदार हो गया ना, दुकानें ऊपर में रहा ना, फौज में, और उसके बच्चे जो है में वो अनपढ़ हो गए ना, पॉलिसी में। और अब कराची का ये हाल है कि तारीखदान भी इस शहर को नहीं पहचानते। नीचे दुकानें ऊपर रफ्ता रफ्ता मालूम है हमारा शहर नहीं है, और हम किसी और शहर में आए थे, वो अनपढ़, ये दूसरा शहर है। और अब कराची का ये हाल है कि तारीखदान भी इस शहर को नहीं पहचानते। मसीहाई का दावा किया करते थे, वो यहाँ रहने वालों को कई हमारा शहर छोड़ गए, मगर हम किसी और शहर में आए थे, कि इमारत अजीम, ये दूसरा शहर। शहर ने सबको बहुत कुछ दिया,
मगर इसे कुछ ना मिला। लेकिन अब भी इस शहर की मसीहा का दावा किया करते थे वो यहाँ रहने वालों को रिहाई पीछे छोड़ करने का, मगर खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम कराची शहर जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद, वाक़े के खिलाफ असातिज़ा ने IBA जामिया कराची कैंपस के मरकज़ी गेट पर एहतजाज किया। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। KU के असातिज़ा का साथी टीचर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ IBA के गेट के सामने शदीद एहतजाज। कराची यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तफ़ा हैदर ने IBA के गेट पर हॉर्न बजाया था, जिस पर उन्हें मारा पीटा गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुस्तफ़ा हैदर साहब ने अपनी गाड़ी साइड पर रोक के उनसे कहा कि भाई गालियाँ क्यों बक रहे हो। इसी दौरान जो है IBA के गार्ड जो है वो कुछ आ गए और उन्होंने उन लड़कों के साथ मिलके हमारे साथी प्रोफेसर को ज़दकोब किया, तशद्दुद किया। वाक़या के खिलाफ जामिया कराची में असातिज़ा ने तदरीस मुअत्तल कर दी। उनका कहना है ये ऐसा पहला वाक़या नहीं, IBA इंतज़ामिया हक़ाइक़ छुपा रही है। टीचर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, मौलवी पैगम्बर का पेशा है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तालीम देते हैं। बहुत ही बुरा वाक़या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। IBA तर्जुमान ने वाक़े की मजम्मत की और कहा तहकीकात के लिए मामला डिसिप्लिन कमेटी को भेज दिया गया है। तशद्दुद के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जामिया असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा कराची। कराची की कीमती ज़मीन पर है किसका इख्तियार? विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। बात कानूनी नोटिस और अदालती कार्रवाई से धमकियों तक आ पहुंची। तफसील देखिए सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट में। कीमती जमीन की मलकियत का मामला वफाक और सिंध हुकूमत में ठन गई। KPT और सिंध हुकूमत के अपने अपने दलाइल। पहले कराची पोर्ट ट्रस्ट ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेजा। KPT की कीमती अराजी पर शजरकारी मुहिम की आड़ में कब्जे का इल्जाम आयद किया। जियाली सरकार भी जवाब देने मैदान में आ गई। मुर्तजा वहाब और नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि जमीन KPT की नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की है। ये लोग सिंध हुकूमत की जमीन पर काबिज हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट सिंध हुकूमत की 769 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी सिंध हुकूमत की सिंध की 3960 एकड़ जमीन के ऊपर काबिज है। समा ने नासिर शाह को KPT के इल्जाम का बताया तो उन्होंने कहकहा लगाते हुए उसे मुस्तरद किया। KPT ने कानूनी नोटिस भेजा है। किसको भेजा है? सिंध हुकूमत। हाँ, कि ये जो लैंड है अपने 350 एकड़ बिलावल हाउस के सामने जो सी फ्रंट है, उस पे जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो कब्जा कर रही है और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अगर दीवाने का ख्वाब है या वो ये समझता है या उसके दिमाग में भूस भरा हुआ है कि जो यहाँ की ज़मीनें हैं वो किसी और की हैं, तो वो अपना ये खिनास निकाल दे। KPT के दिफा में वफाकी वजीर अली जैदी सामने आए। सिंध हुकूमत की कब्जा शुदा जमीनों की फहरिस्त जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खतरनाक बात की है नासिर शाह साहब ने। मैं तो उनको बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था। ये जो है ना, इनको है कब्जे करने की आदत। इनका पहले MP होता था हुमायूं खान, वो भी KPT के साथ मिलके उसने दबा के कब्जे किए मैं इधर, और उसकी लिस्ट में इंशाल्लाह भी 2-4 दिन में शाया कर दूंगा। मामला अरबों रुपए की सैकड़ों एकड़ जमीन का है जो बरसों पहले अदालत में जेरे समाअत भी रहा है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा कराची। शेख रशीद अहमद ने सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस शेलिंग के बयान की वजाहत कर दी है। कहा उन्होंने ये बात मजाक में कही थी। ज्यादा नहीं की है। वजीर दाखिला के इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया था। सियासी हमले भी किए गए। इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। लेकिन अब खुद शेख रशीद ने अपनी बात की वजाहत कर दी है। आंसू गैस की टेस्टिंग, सिर्फ ये आपका पैगाम था किसके लिए? तो मैंने मजाकन बात की थी और वो बिल्कुल उनको पूरी फ्री हैंड देंगे। PDM सरबराह के पिंडी जाने के इरादे से मुताल्लिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा हुकूमत इस्लामाबाद में PDM को तमाम सहूलियात फराहम करेगी।
लाहौर में गैर मुल्की शहरियों को अगवा के बाद लूट लिया गया। मुल्जिमान ने 6,300 यूरो 1 करोड़ 47 लाख के बिटकॉइंस भी ट्रांसफर कराई। लूटमार की वारदातों में मुकामी शहरी भी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मुकामी शहरी महफूज हैं, ना गैर मुल्कियों को अमान। लाहौर में जराइम पेशा अफराद ने अंधेर नगरी मचा दी। मारिया और स्टीफन नामी गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर 10 फरवरी को लाहौर बुलाया। मेजबानी करने वाले मुल्जिम राना इरफान ने अगवा कराया और फिर वारदात कर डाली। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने 1.86 बिटकॉइन बजरिया लैपटॉप ट्रांसफर कराए, जिसकी मालियत 1 करोड़ 47 लाख रुपए है। मुल्जिमान ने 6,300 यूरो छीन लिए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 12 लाख रुपए से जायद बनते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उधर एक और वारदात में फार्मेसी के अंदर गोलियां चल गईं। 2 डाकू अमले और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान भी जवाबी फायरिंग करते हुए भाग निकले। खातून के साथ डकैती की वारदात इस्लामपुरा में हुई। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने कार में बैठी खातून को असलहा दिखाया। 2 मोबाइल फोन और पर्स में मौजूद हजारों रुपए छीन कर चलता बना। जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में घोड़े के हमरा असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। औरंगी टाउन पुलिस ने मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या है जानते समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, ये साहब कौन थे और ये क्यों नुमाइश कर रहे थे? जी देखिए, आबिद इनका नाम है, टांगा चलाते हैं ये, और 13 फरवरी की रात इनका किसी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये घोड़े पर सवार हुए, असला लेके अपने साथ मंगोपीर से निकले, औरंगी टाउन कज़ाफी चौक की जाने पहुंचे थे कि वहां पर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाम की तादाद बहुत ज्यादा थी वहां पर, जिसकी वजह से पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन आज औरंगी टाउन पुलिस ने न सिर्फ आबिद को गिरफ्तार किया है बल्कि इनका घोड़ा भी तहवील में ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया अमर। जनूबी अफ्रीका को ज़ेर किया, सीरीज अपने नाम की, शाहीनों की आलमी रैंकिंग में भी तरक्की। मैन ऑफ दी सीरीज मोहम्मद रिजवान की लंबी छलांग, 116 दर्जे तरक्की के बाद 42वें नंबर पर आ गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजों की दौड़ में कप्तान बाबर आजम की है 4थी पोजीशन। इंग्लैंड के डेविड मलान पहले और भारत के लुकेश राहुल का है 2रा नंबर। टॉप 10 बॉलर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। अफगान लेग स्पिनर राशिद खान का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान के खिलाफ 6 शिकार करने वाले तबरेज़ शम्सी 5वें से 2रे नंबर पर आ गए हैं। इसी तरह शाहीन शाह आफरीदी की 5 दर्जे तरक्की हुई है और इन्हें 11वां नंबर मिल गया है। फ़हीम अशरफ 20वें और इसके साथ साथ लेग स्पिनर शादाब खान 21वें नंबर पर मौजूद है। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।